हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग आपके साथ कंटिन्यू प्राचीन इतिहास मतलब एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और उसी को लेकर बात कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने हमने जो डिस्कस किया था वो हम लोग देख चुके थे, मतलब इंट्रोडक्शन का सिलेबस देखा, इंट्रोडक्शन के बाद उसका फिर हमने एक पार्ट देखा था जिसमें हिस्ट्री के किस प्रकार के मतलब पार्ट होंगे, जैसे मतलब कि आपका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उनकी बात की। हल्का सा मैंने प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री की बात की थी और उसी की चीज़ को मैंने बताया भी था कि जो थॉमसन करके था कोपहेगन संग्रहालय म्यूजिशियम के, कौन थे वो, जो कोपहेगन म्यूजिशियम है उसके कौन थे वो एक आर्कोलॉजिस्ट थे। उन्हीं ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो उसी की चीज़ को मैं थोड़ा सा बता दूं क्या करना था। देखो, तो यहाँ पे मैंने बात की थी आपके साथ कि जो इम्पोर्टेंट था, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताया था, जैसे कि जैसे अभी हमारा चल रहा प्राचीन इतिहास, इसको मैंने आपको जब बताया था कि इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आपका आयरन एज। मैंने पहले आपसे बोला था कि हम इसको 3 पार्ट में, जैसे कि बोलूं बात, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोह युगीन सभ्यता या लोह काल, या इसी को बोलते हैं आयरन एज। इसकी मैंने आपके साथ बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें जो स्टोन एज में हम इसको स्पेशली मैं बात करूं 3 पार्ट में मैंने बताया था, इसको हिंदी में बोलते हैं पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल। फिर स्टोन एज को हम 3 पार्ट में इसको स्पेशली डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसी को हम बोल सकते हैं प्रागैतिहासिक काल और इसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक और इसी को कह सकते हैं हम प्री हिस्ट्री। ये आप पहले देख चुके, इस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्री हिस्ट्री के बारे में। स्टोन एज को भी फिर 3 पार्ट में पढ़ेंगे हम, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका चलेगा नवपाषाण काल। देखो, एक चीज थोड़ी क्लैरिफाई करके देखना है यहाँ पे आप लोग। मैं बार बार आपसे यही बात बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे डाउट आ जाता है उनको कि एक क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन किसका पार्ट था। तो पाषाण काल के 3 पार्ट हैं, 1, 2, 3, जिसे हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें तो इसमें हम पहले देखेंगे पुरापाषाण काल, फिर देखेंगे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ब्रॉन्ज एज एकदम अलग जाएगा क्योंकि ब्रॉन्ज एज में आपका आएगा क्या? हड़प्पा सभ्यता। क्या आएगा इसमें? हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे हम। अगर मैं आयरन एज की बात करूं तो इसमें हम करेंगे वैदिक सभ्यता की। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। बार बार रिपीट जितना करेंगे, बार बार जितना लिखेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी चीज़ें क्या होंगी? याद भी होंगी और ये बहुत अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी जो हमें यहाँ पे स्पेशली बात हमें यहाँ पे समझनी थी। अब बात कर रहा हूँ मैं पुरापाषाण काल की। देखो, तब हम ये तीनों पॉइंट जब भी हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा पुरापाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल। इनका जो टाइम पीरियड बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इनके समय की, तो इसके मैं समय की बात करूं, समय तो 25 लाख ईसा पूर्व, कहां जाएगा? ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से कितना आएगा इसमें? 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 तक। ठीक है, और इसको मैं लूंगा तो 10,000 से अलग अलग डाटा अलग अलग बुकों में मिलता है। तो ये चलेगा 10,000 से 4,000 और इसमें आता है आपका 4,000 से, कभी देखो बुकों में 1,000 भी लिखा रहता है, सभी बुकों में अलग अलग डाटा है। कभी 1,000 भी 4,000 से 1,000 भी लिखा रहता है, कहीं अलग डाटा 1,500 भी मिलता है। तो हम इसमें 1,500 पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद फिर आएगा ब्रॉन्ज एज। 1,500 के पहले देखो एक्चुअल स्थिति क्या थी। जो ब्रॉन्ज एज की जो एज मानी जाती है वो आपकी 2500 से 1,500 के बीच में मानी जाती है, और जो आयरन एज मानी जाती है वो 1,500 से, आयरन वाली जो एज रहेगी 1,500 से आपकी स्पेशल एज चलेगी मतलब 600 तक, 600 BC। तो यहाँ आपका बुद्ध जैन धर्म फिर आ जाएगा, तो बुद्ध जैन की बात करेंगे। तो ये टाइम पीरियड स्पेशल आप लिखना।
मैं जो बता रहा हूँ 25 लाख से 10,000, 10,000 से 4, 4 से 1500, तो ये टाइम पीरियड आपका यहाँ तक। लेकिन इसके जो बीच का पीरियड है जो रहेगा, मतलब कि ब्रॉन्ज और जो लास्ट का नवपाषाण वाला, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तांबा की खोज हो चुकी थी। तो ये लोग धातुओं से मतलब कि अभी औजार बनाना सीखने लगे थे, बर्तन बनाना सीखने लगे थे, तो ये सब चीज़ें इनको मिल गई थी। तो ये आप स्पेशल लिखना है इनको, ठीक है। हम जो डिस्कस करेंगे वो पाषाण काल पढ़ेंगे, और पाषाण काल के अंदर पहली हेडिंग पढ़ेंगे प्रापाषाण काल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? प्रापाषाण काल। तो आप हेडिंग लिखिए, ये मैं एक तरह पूरा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके तो आप ये नोट डाउन कर लेना। अब मैं देखो इसमें स्पेशली बात करते हैं हम, जो हमें इसमें पढ़ना है, और हमारा आज से जो पार्ट स्टार्ट होगा वो पाषाण काल मतलब स्टोन एज का पहला जो भाग है, जिन पाषाण काल है, पाषाण काल का जो भाग माना जाता है स्टोन एज का, कौन सा? पाषाण काल। तो पाषाण काल को क्या बोलते हैं? स्टोन एज। मतलब सीधी बात है, इसमें जो हम पढ़ेंगे सारे पत्थरों से रिलेटेड, जितने भी औजार बनेंगे तो पत्थर के, बर्तन तो पत्थर के, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने के, यहाँ पे हथियार जो मिलेंगे, ये सब चीज़ें जो मिलेंगी, इनके जितने भी इनकी कलाकृति वगैरह जो भी ये चीज़ देखेंगे तो पत्थर के। तो इसमें मैंने पहले ही बताया है पाषाण एज में जो पहला इसमें बताया था मैंने, क्या? पुरापाषाण काल। क्या? पुरापाषाण काल। दूसरा बताया मैंने मध्य पाषाण, और तीसरा बताया नवपाषाण। क्या बताया? नवपाषाण काल। तो इन चीज़ों की बात करेंगे, और आज हम जो पढ़ने वाले ये वाला पहला पढ़ने वाले हैं, और इसमें हेडिंग आप लिखिए जाए पुरापाषाण काल, पहला वाला। क्या पढ़ेंगे हम? पुरापाषाण काल। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमें स्पेशल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो यहाँ पे जो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे क्या पढ़नी, यहाँ पे हमें इसके बारे में सबसे पहले समय जानेंगे, समय किसका टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड के बाद जो हमें दूसरी यहाँ पे स्पेशल हेडिंग जानेंगे वो इसके लक्षण, लक्षण मतलब क्या क्या इसमें क्वालिटी मिली है, और औजार जानेंगे, और औजार के साथ साथ हम यहाँ पे क्या जानेंगे, यहाँ पे स्पेशल हम समझेंगे यहाँ के स्थल, स्थल मतलब किन जगहों पे ये चीज़ें स्पेशली मिली हैं। तो इसमें हम स्पेशल ये चीज़ें देखेंगे। देखो यहाँ पे फिर चीज़ें और भी बांटने को फिर ऐसा है कि हम यहाँ पे और भी इनको बांट सकते हैं, जैसे पाषाण काल है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव, बाकी फिर इसको भी मतलब बांट सकते हैं हम और पार्ट में, तो हमें उस हिसाब से नहीं देखना है इस हिसाब से। तो हम डायरेक्ट इसको टू द पॉइंट यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सीधी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे सीधा सीधा। बाकी तो फिर ऐसा है कि जो आपका पाषाण काल है और ये वाला जो पीरियड है पुरापाषाण काल, ये भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, फिर वो भी अलग से है कि निम्न पुरापाषाण काल, मतलब आपका है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल, वो भी अलग मतलब एक कॉन्सेप्ट है, तो हमें उस पर नहीं जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, तो हम उसकी हम चर्चा अलग से करेंगे, ठीक है। तो उसकी मैं आपको स्पेशल में बता दूं, तो उसकी मैं आपके साथ चर्चा क्या करूँगा, अलग से कर दूंगा। लेकिन ठीक है, ऐसा कीजिए आप लोग, पुरापाषाण काल के भी इसके भी 3 भाग हैं, तो वो लिख ही लीजिए, मैं आपको समझा ही देता हूँ यहाँ पे, मैं फिर लास्ट के लिए क्यों बचे। पुरापाषाण काल है जो मतलब कि इसको पाषाण काल के अंडर पड़ा रहा, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें पुरापाषाण में तो एक पहला हो जाएगा, जैसे पहला वाला इसको बोलते हैं निम्न पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर या इसी को उच्च पुरापाषाण। देखो ये जो पहला वाला था इसी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो पहला वाला इसी के 3 पार्ट पढ़ेंगे, बाकी मध्य को एकदम अलग है और नव अलग है। इसको हम देखें, इसी के 3 पार्ट हैं, ऐसे एक एक लाइन में लिखवा दूंगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, बाकी आप कंफ्यूज मत होना कि सर अभी इतना कितना डिवाइड करोगे आप इसको। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं पहले की बात करूं इसमें, तो सबसे पहले इसका समय लिखो, समय। इसका जो समय मिलता है वो आपका समय मिलता है यहाँ पे 7 लाख से 1 लाख के बीच में। क्या कहते हैं? 7 लाख से 1 लाख।
तो 7 लाख से 1 लाख के बीच में इसका समय मिलता है। ईसापुर पे बात कर रहा हूँ, सारे के सारा जाएगा ईसापुर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मानव के विकास की मतलब लक्षण क्या मिलते हैं, तो सेकंड मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे लक्षण लिखिए, लक्षण। तो देखिए समय हो जाएगा आपका, लक्षण देखना यहाँ पे क्या हो गया था, तो पुरापाषाण काल में जिसके लक्षण मिलेंगे, यहाँ पे मनुष्यों ने क्या किया था, स्टार्टिंग में जो मांस वो खाते थे, जानवरों को मार करके खाते थे, जानवरों को भगाना था और आग पर नियंत्रण करना इनने सीखा। स्टार्टिंग में इनका जो जीवन जो हमें यहाँ पे मिलता है वो मिलता है कैसे थे, ये शिकारी थे, आखेटक थे। क्या थे ये, आखेटक थे। आखेटक का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह घूमकर शिकार करना। और कैसे, शिकारी थे। और क्या करते थे, खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह का मतलब है कि ये अपने लिए खाना बचा करके रखना, जैसे मौसम के हिसाब से नहीं जा पाए शिकार करने के लिए तो 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन का खाना ऐसे स्टोर करके रखते थे। और मतलब कोई जानवर, बड़े जानवर का शिकार किया, उसको कई दिनों तक एक खाएंगे अभी, तो ये चीज़ इसमें स्पेशली मिलती है यहाँ पे देखने का। मैं स्पेशल बात बता दूं कि यहाँ पे आग तो थी लेकिन ज्ञान नहीं था। जैसे यहाँ पे पशु थे लेकिन पशुपालन का ज्ञान नहीं था, पशु थे, पशुपालन का ज्ञान नहीं। पशु तो रहेंगे ना, जानवर तो सीधी बात है, तो सीधा आप लिखना कि पशु, इनको पशुपालन का ज्ञान नहीं था, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आग तो हमेशा से रही है, तो आग थी यहाँ पे लेकिन आग का ज्ञान नहीं था। आग थी, आग का क्या नहीं था इनको, आग का ज्ञान नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, तो आखेटक थे, शिकारी थे, खाद्य संग्रह करते थे, पशु थे लेकिन पशुपालन का ज्ञान नहीं था, जानवर नहीं पाल, अभी जानकारी नहीं थी तो कैसे पालेंगे। और इम्पोर्टेंट दूसरा क्या हो जाएगा कि आग थी, तो आग का भी इनको क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था। अब मैं बात करता हूँ इस समय पे यहाँ के औजारों की। तो औजार यहाँ पे जो मिलते, इसी का अगला देखो, एक इसके 4 पार्ट में पढ़ेंगे, 2 3 औजार, और अगला पार्ट पढ़ेंगे इसके स्थल, चौथा स्थल। स्थल मतलब जगह, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं, तो ये चीज़ देखेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, औजार जो यहाँ पे मिलते हैं तो सारे के सारे मिलते हैं पत्थरों के, तो स्फटिक और क्वार्टजाइट। तो ये पत्थरों के प्रकार हैं, स्फटिक और क्वार्टजाइट। तो स्फटिक क्वार्टजाइट टाइप के यहाँ पे पत्थरों के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ और कैसे थे, यहाँ पे और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मिली हैं, जो चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, जैसे हस्त कुठार है, कुल्हाड़ी है, गड़ासा है, तो ये चीज़ें मिली हैं। जैसे हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, और गड़ासा जो गांव में के स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे क्या रहता है। एक मतलब मोटा रहता है, जैसे जो चाकू रहता है, चाकू का एक बड़ा रूप बोल लो उसको, एक मोटा रहेगा, जैसे कहीं छुरी भी बोलते हैं, कांटे छुरी रहता है, छुरी से भी एक मोटा रहता है, मतलब जो गांव में मतलब बहुत सारी चीज़ों के मतलब काम आ जाता है, तो उसको गड़ासा बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें होने के साथ साथ यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट रहेगी कि यहाँ पे सल किसे निर्मित मतलब ब्लेड मिलती है, इम्पोर्टेंट है, इसमें ब्लेडें मिलती हैं, लेकिन फल के जो रहते हैं, देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लेना थोड़ा, ब्लेड क्या होती है। अब आप ब्लेड समझोगे सर वो, जैसे इसको दूसरा बोलते हैं फलक, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लेड है फलक। तो इसका मतलब हो गया चीकना, मतलब कि एकदम वो रहेगा शार्प, एकदम बहुत उसकी धार कैसे होगी, तेज होगी। तो ये लोग क्या करते थे, जो पत्थर रहते थे उनको घिस घिस कर क्या कर लेंगे, वो चिकना कर लेते थे, उनमें धार लगा लेते थे। तो यहाँ पे क्या इन सब की चीज़ों के एविडेंस मिलते हैं, क्या मिलते हैं यहाँ पे, इनको ब्लेड जो रहती थी, ब्लेड मतलब कि हम बोलेंगे फलक, तो यहाँ पे इन चीज़ों के भी एविडेंस मिलते हैं। अब मैं बात करूँ स्थल के, इम्पोर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ स्थल की तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ ये चीज़ें जो मिलती हैं, तो ये सबसे पहले अति पक्कम या अति रम पक्कम भी लिखा रहता है, अति पक्कम भी मिलता है, तो तमिलनाडु। तो सबसे पहले ये जो जानकारी मिलती है अति पक्कम, कहाँ पे, तमिलनाडु।
अतिपक्कम तमिलनाडु में ये सब चीज़ें मिलती हैं, हस्तकुठार, कुल्हाड़ी, गड़ासा, तो इन चीज़ों की जानकारी मिलती है अतिपक्कम में। और अतिरम पक्कम भी कई जगह मिलता है लिखा, तो आप लिख लेना, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बात करूँ आपकी एक जगह है हथनौरा, हथनौरा ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट होंगे उनके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इम्पोर्टेंट क्या है, ये किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। और नर्मदा नदी एमपी की क्या कहलाती है, लाइफलाइन, क्या कहलाती है, लाइफलाइन, लाइफलाइन ऑफ एमपी बोला जाता है इसको, मतलब कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है, नदी भी है, यही वो नदी है जो मतलब कि ऊपर देखोगे विंध्य श्रेणी, और कौन सी है, नीचे आपका कौन सा पर्वत आएगा, सतपुड़ा, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से निकलती है, तो यही है। तो इसको नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा एक जगह है जहाँ पे मध्य प्रदेश में, यहीं पे सबसे पहले क्या मिली है, मानव की खोपड़ी, क्या मिली है, मानव की खोपड़ी, मतलब जो इसके जो कंकाल मिला है, मानव का कंकाल सबसे पहले खोपड़ी का, वो यहीं पे मिला है। तो मानव की खोपड़ी का कंकाल, मानव की खोपड़ी, और क्या मिला है, मानव का कंकाल, क्या मिला है, मानव का कंकाल, खोपड़ी और मानव का कंकाल जो मिला है, मानव का कंकाल। तो इसके प्रथम साक्ष्य क्या है, प्रथम साक्ष्य तो मध्य प्रदेश के हथनौरा से प्राप्त होते हैं। पूरी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले साक्ष्य की बात करूँ तो अति पक्कनम में औजार मिलते हैं, हस्तकुठार, कुल्हाड़ी, गड़ासा, ये मिलते हैं। और इसके बाद मैं बात करूं हथनौरा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे, मानव की खोपड़ी मिलती है और मानव का कंकाल जो प्रथम साक्ष्य है, जो मतलब कहीं से, तो इन चीज़ों की यहाँ पे स्पेशली बात करते हैं। आगे मैं बात करता हूँ भीमबेटका की गुफाएं। तो अगला है इसमें भीमबेटका, बेटका की गुफाएं। देखो भीमबेटका की गुफाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये फेमस किस लिए, अपनी चित्रकारी के लिए, चित्रकारी। इसकी जो गुफाओं पे जो बनाए गए हैं वो भित्ति चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, ये आपके जो बनाए गए हैं भित्ति चित्र बनाए गए हैं, तो गुफा चित्रकारी की गई है। और ये भी मध्य प्रदेश के, कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में। कौन सी घाटी में, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में पड़ता है। और इस पर जो चित्रकारी की गई गुफा, कौन सी चित्रकारी, गुफा, इन्हीं को हम बोलते हैं भित्ति चित्र, मतलब जो दीवालों पर चित्र बने हुए हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं भित्ति चित्र। भीमबेटका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमें यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे स्पेशल समझनी है। और ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य क्या है, ये सबसे भीमबेटका पे यहाँ पे सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, प्राचीनतम साक्ष्य, इसमें इंपोर्टेंट क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य में जो आपको यहाँ पे चीज़ें जाननी है, और वो इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी एक खासियत है भीमबेटका की, कि अगर मैं बात करूं कि इससे जो चित्रकारी मिली है, जो ये गुफा चित्रकारी मिली है, इसमें पूरा निम्न, ऐसा बोलो, निम्न, मध्य और उच्च, या आप बोल सकते हैं नव। तो इसकी तीनों समय की जो मैंने यहाँ लिखा है कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल, इन तीनों टाइम पीरियड के साक्ष्य, तीनों टाइम पीरियड में यहाँ जो थे मानव निवास करते थे, तीनों टाइम पीरियड के यहाँ पे चित्रकारी, मतलब फुल एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि यहाँ पे जो साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, प्राप्त हुए हैं, जानकारी इन चीज़ों की यहाँ पे मिलती है। तो पुरा, मध्य, नवपाषाण काल की यहाँ पे स्पेशल जानकारी मिलती है। अब आगे मैं बात करूँ, इसको ये जानते भी हो कि भीमबेटका को यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो यूनेस्को की सूची में ये शामिल है, यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। तो ये रहना अलग मैटर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया, इसलिए मैंने डेट यहाँ पे नहीं लिखी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसके बारे में पढ़ना भी, यूनेस्को के बारे में। बाकी आप सारी चीज़ें बताते जाना। यूनेस्को का मुझे मुख्यालय बताना, और भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो इसका मुझे आंसर जरूर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे जो हमें जाननी है। जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है, मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश, एक यहाँ पे नदी है बेलन घाटी, बेलन नदी है, बेलन नदी घाटी। तो उत्तर प्रदेश में जगह है मिर्जापुर, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जगह है बेलन घाटी। तो बेलन घाटी में जो मिलते हैं वो किस लिए मिलते हैं, वो मिलते हैं औजार,
तो औजारों के लिए फेमस है। अब औजार में ऐसा क्या मिला है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से यहाँ पे चित्रकारी तीनों समय की मिलती है, निम्न मध्य उच्च, उसी प्रकार के यहाँ पे अगर औजार देखें तो यहाँ पे भी निम्न उच्च और यहाँ पे आपके नव, निम्न मध्य और नव। तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण तीनों टाइम पीरियड के क्या मिलते हैं यहाँ पे। तो इन तीनों टाइम पीरियड के यहाँ पे क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, औजारों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बेलन नदी घाटी में एक चीज और मिली है, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मात्र देवी की मूर्ति मिली है जो अस्थि से निर्मित है। किससे है, मात्र। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज और मिली है, मात्र देवी की मूर्ति भी मिली है, मात्र देवी की मूर्ति अस्थि से निर्मित। तो इनके साक्ष्य मिलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, मात्र देवी जो रहेगा, मात्र देवी की एक मूर्ति मिलती है, अस्थि निर्मित मात्र देवी की एक मूर्ति मिली है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे लिखना है जो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम बात आपके साथ यहाँ पे स्पेशल कर रहे थे, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो पॉइंट जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, एक रहेगा आपका भीमबेटका ये वाला और दूसरा रहेगा मिर्जापुर बेलन नदी घाटी। जो बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी है ये, बेलन नदी घाटी लिखना। तो बेलन नदी घाटी है। तो यहाँ पे जो औजार मिलते हैं वो तीनों समय के मिलते हैं, तीनों समय के औजारों की यहाँ पे चर्चा की गई, मतलब मिले हुए हैं। और अस्थि से निर्मित एक मात्र देवी की मूर्ति मिली है। देखो यहाँ पे अब बात वही कहोगे, देवी का मतलब यहाँ पे किसी मतलब यहाँ पे कोई वो देवी शक्ति की बात नहीं कर रहा, मतलब भगवान के रूप की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा समाज था उस समय का, वो ज़्यादातर जो समाज था वो था, समाज कैसा था, मतलब हम कह सकते हैं समाज आपका मातृत्व था, मतलब कि जो मैटरनिटी सिस्टम था कि घर में जो प्रधान होते थे वो लेडीज ही होती थी, घर में मुखिया की जो भूमिका निभाती थी वो औरतें ही निभाती थी। इसलिए उस टाइम पीरियड में औरतों को सम्मान ज़्यादा दिया जाता था, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। घर के सारे डिसीजन हैं, जितने भी काम वगैरह हैं, जो भी चीज़ें थी ज़्यादातर, क्योंकि उस समय जो पुरुष होता था वो घर में मतलब ज़्यादातर जंगल में ही रहता था, शिकार करने का काम करता था। औरतें जो रहती थी, जैसे कि बाद में फिर हम पढ़ेंगे पशुपालन, जैसे मैंने यहाँ लिखा पशुपालन का ज्ञान नहीं था, आगे आएगा पशुपालन का ज्ञान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की जो जैसे पशुपालन करना, खेती करना, सब्जी उगाना, ठीक है, जैसे दूध निकालना, ये सब जितने भी काम हैं, जैसे अगर समाज में छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते थे तो उनकी जो मुख्य भूमिका जो निभाती थी तो औरतें ही निभाती थी। इसलिए औरतों का समाज में बहुत ज़्यादा पूजनीय स्थान था, मतलब बहुत ज़्यादा क्या था, सम्मान पूर्वक स्थान था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ये चीज़ें आपने देखी। तो यहाँ पे हमने आपके साथ जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है क्या, निम्न पुरापाषाण काल। देखो इसके साथ मैं बता दूं, इनमें भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें हैं, मैं ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूंगा। तो अभी मैं आपके साथ यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ, पुरापाषाण काल डिस्कस कर रहा हूँ। और पुरापाषाण काल के अंदर ये चीज़ें कर दी, इसे हम बोलते हैं पेलियोलिथिक। क्या बोलते हैं, पेलियोलिथिक। क्या बोलते हैं, पेलियोलिथिक पीरियड। तो पेलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है इसको, ठीक है, पेलियोलिथिक पीरियड। तो ये आप लिख लेना, पेलियोलिथिक पीरियड में। तो ये चीजें हमने डिस्कस की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला मध्य पाषाण काल और फिर पढ़ेंगे उत्तर पुरापाषाण काल। तो इन दोनों की बात कर लें, बाकी इसमें ही ज्यादातर चीजें होंगी। देखो आप यहाँ देखना, पुरापाषाण काल की बात मैंने कर दी किसमें, भीमबेटका। तो भीमबेटका में तीनों टाइम पीरियड की क्या मिलती है, गुफा चित्रकारी मिलती है, जो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल की मिलती है। अगर मैं वही बात करूं, औजारों से संबंधित जो औजार मिलते हैं वो तीनों टाइम पीरियड के, निम्न के, मध्य के और उच्च के, तो तीनों समय के औजार भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं और बाकी जितने बनेंगे मैं इनकी बात करूँ, यहाँ पे क्या क्या था क्या नहीं था, तो थोड़ा सा आगे देखूंगे। और ये आपने लिख लेना इसको। अब मैं अगली बात करता हूँ यहाँ पे। देखो कुछ स्टूडेंट जैसे बोले कि अभी सर मतलब पहली बार पढ़ रहा है हिस्ट्री या एंशिएंट वगैरह जो पार्ट है, तो मैं बता दूं उनको कि पहले आप एक बार ऐसे वीडियो देख लेना पूरा नॉर्मल एक बार अच्छी तरह से, फिर सेकंड टाइम फिर देखना उसको। अगर आपको रियल में अच्छी तरह से पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट को, आपको अलग से कोई बुक की ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली। मैं आपको ये मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर 4-5 बुकों क्या और ज़्यादा ही बुकों का यहाँ मटेरियल है और NCERT का डाटा निकाल के यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आपको ज़्यादा बुकों की ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली है, ना आपको पढ़ना है, बस एक नोटबुक लीजिए
और वहाँ मेरे साथ नोट बनाते जाइए। तो पहली बार आपको देख करके वीडियो को ऐसी देख लेना है और सेकंड टाइम जब देखो तो नोट बनाना और वीडियो को स्टॉप कर करके लिखते भी जाना। तो जब ऐसा करोगे तो आपके इतने अच्छे नोट बन जाएंगे, आप जो डे बाई डे करोगे, जब भी जैसे लेक्चर आपको प्रोवाइड होंगे तो इतना अच्छा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा कि आपको अलग से कहीं और भटकने की या कहीं और मतलब दूसरे लेक्चर या फिर क्लासेस या नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें हम आपकी बात यहाँ पे रहेगा। अगली मैं बात करूँ यहाँ पे मध्य पुरापाषाण काल की, सेकंड वाले की, देखो इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे रहेगा सेकंड वाले की। तो पहला हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, सेकंड देख लीजिए। सेकंड, तो सेकंड हम बात करते हैं इसकी। तो इसका वही मैं बोला कि समय की बात करेंगे, पहले समय जानेंगे, फिर इसका क्या जानेंगे, लक्षण जानेंगे। क्या जानेंगे, लक्षण। तो समय जानेंगे तो मैं पहले अगर समय की बात करूं तो 1 लाख से 40,000 क्या कहते हैं, तो ये चलता है 1 लाख से 40,000। तो 1 लाख से 40,000 तक है। मैं ये वाला पढ़ा रहा हूं, ये वाला मध्य पुरापाषाण का। तो 1 लाख से 40,000 के बीच में ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे लक्षण कैसे मिलते हैं, यहाँ पे किस प्रकार की चीजें हो गई। तो अभी यहाँ पे क्या था कि भाषा का विकास नहीं हुआ था, भाषा नहीं आई अभी, यहाँ पे भाषा का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जो मानव है वो कैसा है, वो केवल अभी क्या कर रहा है, शिकार ही कर रहा है। शिकार के साथ साथ क्या है, आखेटक ही है भाई, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। और क्या कर रहा है, खाद्य संग्रह कर रहा है, अभी यही कर रहा है, खाद्य संग्रह। तो खाद्य संग्राहक ही है, संग्राहक, तो खाद्य संग्रह की अभी कुछ इसमें इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट या चेंज नहीं हुआ मध्य पुरापाषाण काल में। तो हम 1 लाख से 40,000 के बीच की बात करेंगे। अब मैं आगे बढ़ूँ कि अगर इसके उपकरण की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होने लगे, क्या यहाँ पे जो इनमें उपकरण मतलब औजार, तो औजारों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि हल्के से सख्त पत्थर के औजार बनाने लगे। क्या मतलब कि जो उसको सख्त का मतलब है मजबूत पत्थर, मजबूत पत्थर जैसे आपका क्वार्टजाइट हो जाएगा, फ्लंट हो जाएगा, तो उसको एकदम घिस करके, तो उसमें धार क्या है, बहुत ज्यादा निकल जाएगी। क्या फ्लंट है, क्वार्टजाइट, तो ये पत्थर की क्वालिटी है, उसके प्रकार है पत्थरों के। तो इसको क्या करने लगे, सख्त पत्थर, और अब की में औजार क्या बनाने लगे, हल्के औजार। क्या, हल्के औजार। तो यहाँ पे जो उपकरण का यूज किया इनने, हल्के औजारों का किया। क्यों, क्योंकि पहले वाले जो औजार थे बहुत ज़्यादा कैसे थे, वो भारी थे और उनका वजन भी बहुत ज़्यादा भारी था। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब बात आती है इनमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे उपकरण में। तो सख्त पत्थर और हल्के उपकरण का उपयोग करने लगे। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, ब्लेड है, स्क्रैपर है, बोरर्स है। तो इन सल्क से बने उपकरणों से, देखो जो सल्क का मतलब रहता है कि पत्थरों को अभी क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगे, ये शार्प करने लगे। शार्प मतलब क्या रहता है, चीकना, उनको ज़्यादा धारदार। तो यहाँ पे इनने धारदार हथियार बनाने लगे, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका स्पेशल आएगा फलक। क्या आएगी, फलक, जिसे हम ब्लेड के नाम से जानते हैं। तो ब्लेड जैसे हथियार यहाँ थोड़े से, वहाँ पे भी ब्लेड पड़ा था, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा उसमें जो था वो खुरदरी ब्लेड थी। मतलब खुरदरी मतलब उतना ज़्यादा उसमें शार्प नहीं था या उतना ज़्यादा उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। नहीं, यहाँ पे खुरदरी, यहाँ पे एकदम जो था वो चिकना था। तो इन चीज़ों की यहाँ पे जानकारी मिलती है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो मैं यहाँ पे पहले ही बोला था स्थल की मैं बात करूँगा इसके। तो स्थल की मैं बात करूँ तो ये चीज़ें आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो इसकी मैं अभी पहली तो बात कर चुका यहाँ पे मध्य पुरापाषाण काल में। तो पहली बात कर चुका आपके साथ, क्या भीमबेटका की, किसकी बात की मैंने, भीमबेटका मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि तीनों टाइम की चित्रकारी मिली है। और एक बात कर ली मैंने मिर्जापुर, और मिर्जापुर में किस जगह की बात की आपके साथ, तो मिर्जापुर में आपके साथ बात की थी मैंने किसकी, बेलन नदी घाटी की। तो एक जगह से आ जाएगी बेलन नदी घाटी की, तो एक जगह आएगी। फिर एक इसमें जगह है नेवासा, जो उत्तरी प्रदेश में आता है ये वाला एरिया, नेवासा। तो देखो कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, नेवासा है। और फिर इसमें एक जगह आएगी डीडवाना, ठीक है। तो एक जगह और है डीडवाना। तो इतनी जगह है जो ये राजस्थान वाले हिस्से में है तो रहेगी। तो स्थल इतना रहेगा। अब मैं बात करूं उच्च या प्राप्त इस वर्ग की, तो इसके समय की मैं बात करूंगा, इसके मैं लक्षण की बात करूंगा, यहीं पे लिखे देता हूं। और इसके औजारों की मैं बात करूंगा,
और फिर इसमें स्थल की बात करूँगा और ये ख़त्म करूँगा, क्योंकि अभी इतना लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार में आपको मेन पॉइंट जो पुरापाषाण काल पढ़ाया था इसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर करा दी हैं। बस थोड़ा हल्का सा देख लीजिए, एक नोट सीक्वेंस में जाएं, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होंगे वो यहीं से होंगे। तो देखो मैं अगर इसके समय की बात करूँ तो इसका समय रहता है 40,000 से 10,000 के बीच में, ठीक है। कितना रहता है? 40,000 से, तो इसका समय है, यहाँ 40,000 तक देखा था हमने ये, तो ये रहेगा आपका 40,000 से 10,000 तक, तो 10,000 तक देखेंगे हम। तो इसका बात अगर मैं करूँ इसके लक्षण की, इस समय क्या था, तो इन चीज़ों में देखेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रहती हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे कह लो, यहाँ मानव क्या सीख गया? सभ्यता सीखने लगा। मतलब यहाँ पे हल्का सा जो अभी यहाँ पे आप वो तो नहीं कह सकते कि मतलब भाषा आ गई, ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें आने लगी। यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे मानव क्या आग का पका हुआ मांस खाने लगा। मतलब सीधी बात है, आग का पका मांस, भुना हुआ मांस तो खाने लगा। लेकिन अभी शिकारी तो है, शिकारी ही रहेगा, वो शिकारी था, ठीक है, संग्राहक करता था खाने का, संग्राहक करता था भोजन का, तो इन सब चीज़ों में रहेगा, ये करने लगा। और यहाँ पे क्या करने लगा, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये होने के साथ कि जो ऐसा कहा जाता कि जैसे मतलब जो रिसर्च किया गया उस समय का, जैसे मानव ऐसा बोला जाता कि बंदर थे, फिर वो चेंज हुए धीरे धीरे अपने आप को। तो यहाँ पे जो कही सही कही जाए तो यहाँ पे जो होमोसेपियंस, जो होमोसेपियंस की उत्पत्ति का मतलब है, ऐसा नहीं था कि अभी आया मानव, इससे पहले बताते हैं आया, लेकिन यहाँ पे क्या सभ्यता आने लगी उसके अंदर। सभ्यता का मतलब है कि वो क्या सीधी रेख में, जैसे जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे पहले झुका के चलता था, पहले चारों पैरे से, फिर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो अभी सीधी हड्डी, मतलब कि एकदम जिस प्रकार से हम खड़े हुए हैं, तो इस प्रकार का यहाँ पे हमें मानव देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसका विकास होता है किसमें? उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें थी। यहाँ पे औजार की बात करूँ तो यहाँ पे औजारों पे क्या करा, दोनों तरफ धार लगाने लगा, दोनों तरफ धार का उपयोग। तो जो इसके हथियारों का जो उपयोग कर रहा था, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि मान लीजिए ये कोई लोहे की एक छड़ है इस प्रकार से, तो इसने क्या किया, इस तरफ भी धार लगाई और इस तरफ भी धार लगाई। जैसे कि हम बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के रूप में तलवार, तो जो तलवार जो रहती है वो दोनों तरफ उसमें धार लगाई जाती है। जैसे कुछ तलवारें रहती हैं, उसके आगे वाले हिस्से पे धार और पीछे वाले हिस्से पे धार। जैसे ये है, मैं मार्कर लिए हूँ, तो इस वाले हिस्से पर भी धार लगाना स्टार्ट कर दिया। इस वाले पहले क्या करते थे, या तो इधर नुकीला बनाते थे, इसको नोका के ऐसे उसको फेंक करके मार देना। तीर और बाण, मतलब जो धनुष और बाण है, उसका उपयोग किया जाता था यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, तो इन यहाँ पे दोनों तरफ धार का उपयोग करने लगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं इनके उपकरणों में या औजारों में, तो दोनों तरफ इनने क्या किया, धार का उपयोग किया, ठीक है। और हल्के तो रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, ये चीज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इनके मिलते हैं, तो हारपून का उपयोग, हारपून, यहाँ पे क्या, ब्लेड हारपून, ब्लेड हारपून का उपयोग देखने को मिलता है। यहाँ पे इनके औजार मिलते हैं यहाँ। अब मैं बात करता हूँ इनके स्थल की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला वाला, लास्ट वाला स्थल है। तो ये मिलती है कहाँ पे मिलते हैं, तो देखो मैं पहले ही बोला हूँ कि ये जो चीज़ मिली, मैं पहले वाले पॉइंट में पढ़ा चुका कि बेलन घाटी, इस बेलन घाटी और भीमबेटका दोनों में आएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, भीमबेटका, भीमबेटका और आपका बेलन घाटी। बेलन नदी घाटी कहाँ पे है, नदी घाटी आपकी उत्तर प्रदेश, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। और ये वाला हिस्सा कहाँ था, मिर्ज़ापुर, जो आज का मिर्ज़ापुर है, ये मिर्ज़ापुर वही मिर्ज़ापुर है। इसके ऊपर वेब सीरीज भी मतलब बनी है मिर्ज़ापुर के ऊपर, गाजियाबाद के ऊपर भी बनी है। और ये हिस्सा आता है प्रयागराज के बगल से, वही मिर्ज़ापुर है। आपको बता दूं ज्योग्राफी में भी इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद है, मतलब प्रयागराज है, उसकी नैनी से जो लाइन निकलती है वो हमारी इंडिया की इंडिया डेट लाइन है, जो 82/1/2 जो लाइन निकलती है, जिससे हमारे इंडिया का मानक समय रेखा भी कहते हैं, समय डिसाइड किया जाता है, जो टाइम जोन है हमारा। तो वो उत्तर प्रदेश, अभी जो मतलब उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से निकलती, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, मिर्ज़ापुर अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो इस वाले हिस्से से वो निकलती, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। तो बेलन घाटी, भीमबेटका, और इसमें यही जगह बार बार रिपीट होगी क्योंकि एग्जाम के हिसाब से यही पढ़ना है। वहाँ की इसमें डाटा बहुत सारा दिया हुआ है
और यहाँ पे एक जगह और मिलती है पटना, तो पटना आ जाएगा क्योंकि वो लगा हुआ है, तो आप यहाँ से हल्का पटना लिख लेना। बाकी मैं आपको एक बार फिर से बार बार आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो मैंने आपको नोट्स इसके बनवाए थे, किसके, पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण काल के, वो बेस्ट है। मतलब बेस्ट का मतलब ये है कि उसी से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी ये मैंने आपको लिखा दिया समझने के लिए कि अभी ये बोलो कि सर मध्य आपने छोड़ दिया या उत्तर छोड़ दिया, तो ये चीज़ मैंने नहीं की। यहाँ तक कि मैंने अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया है, तो इसको और इसको मैंने स्किप किया, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनर बनाता है वो एग्जामिनर बनाता है भीमबेटका से और आपका मिर्जापुर से, बेलन घाटी से। क्योंकि भीमबेटका के तीनों समय की क्या मिली है, गुफा चित्रकारी मिली है, तो इम्पोर्टेंट है। गुफा क्या मिली है, गुफा चित्रकारी मिली है। और यहाँ पे बेलन घाटी से तीनों समय के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। तो ये देखो, ये तो दोनों जगह सब में आएगी, दोनों तीनों में आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट था। ये देखा आपने मेरे साथ पैलियोलिथिक क्या है, पुरापाषाण काल की चर्चा की है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे आपके साथ मध्यपाषाण काल की, फिर बात करेंगे नवपाषाण काल की, और ये ऐसे करके आपका स्टोन एज खत्म हो जाएगा। और फिर हम सीधे आपके साथ बात करेंगे ब्रॉन्ज एज की, मतलब कि ताम्रपाषाण काल की। तो धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ें बात करते जाएंगे। आप मुझे ज़रूर बताना लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, उसी हिसाब से मेरे आपके मतलब मुझे एक मनोबल मिलेगा, एक मतलब मुझे एक मतलब जो रहता है, मतलब मुझे साहस मिलेगा कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर प्रोवाइड करूं, अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं, अच्छे से अच्छा आपको यहाँ पे डाटा दूं। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपके साथ चीज़ें डिस्कस की हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाना। और इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रहेगा बेलन घाटी और आपका ए कौन सा, भीमबेटका वाला, ठीक है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी चीज़ें आपको समझ में क्लैरिफाई नहीं होती हैं तो वो भी आप मुझे पूछिए। हाँ, मैं एक बात तो बता दूं, ये जो पोर्शन चल रहा है, ये जो हिस्ट्री का, हर एक बुकों में अलग अलग समय या टाइम पीरियड के ऊपर ये ना पूछना कि सर इसमें आपने समय ये लिखाया, इसमें ये लिखा है, तो ऐसा हर जगह पे मतलब एथेंटिक बुकों में जितना लिखा है तो ऐसा कहीं अलग दिया है डाटा, तो कहीं अलग दिया, ठीक है। वो तो इतिहासकारों ने उसे अपने हिसाब से इसको डिवाइड करके रखा है अपने मतलब फायदे के लिए, वो ठीक है, अलग बात है, ठीक है। तो मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, कौन से टॉपिक को लेकर, मध्यपाषाण काल को लेकर के उसकी चर्चा करेंगे। ओके, ज़्यादा से बस यही कहूँगा फिर से कि लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू।